Good evening, guys. I am Rahul Mane. I am a UPSC coach and a mentor. I have myself appeared for two civil services interview, and I have over 12 years of experience in the field of UPSC. And today we will be discussing 20th जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी मुझे इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में फ्रॉम अ यूपीएससी पर्सपेक्टिव, अभी हम वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वी विल डिस्कस द आर्टिकल्स इन ब्रीफ। तो पहला जो एडिटोरियल पेज में एक आर्टिकल था जो कि उदय भास्कर जी ने लिखा है। सो उदय भास्कर इज अ डायरेक्टर फॉर सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज में ये डायरेक्टर है, एंड ही इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल। व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट माई सेल्फ, आई यूज्ड टू लिसन टू हिज व्यूज। वो राज्यसभा टेलीविजन पे आके अपने व्यूज बोलते थे, एंड मुझे लगा कि ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं अभी ये आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो इन्होंने इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यूएस में बेसिकली क्या होता है, यूएस में हर 2 साल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो उनकी लोकसभा है, उसके इलेक्शंस हर 2 साल में होते हैं यूएस में। और अभी वो इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल। एंड देन सेनेट के 1/3 मेंबर के इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो सेनेट जो वहाँ होती है वो 6 साल की होती है, और वहाँ 100 मेंबर्स होते हैं। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है यूएस में, उसका टर्म ओनली 2 इयर्स का है, और वहाँ पे 435 मेंबर्स होते हैं। तो अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, और मोस्टली ये इलेक्शन डिसाइड करेगा कि जो पॉलिसीज अभी ट्रम्प अपना रहे हैं, वेदर ही विल एंड गो ओवरबोर्ड एंड यही पॉलिसीज वो अपनाएंगे। अदरवाइज अगर उनको मिड टर्म इलेक्शन में झटका बैठ गया एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अगर डेमोक्रेट्स का कंट्रोल आ गया, तो ऑथर का ये कहना है कि शायद फिर ट्रम्प अपनी पॉलिसीज को चेंज करे, और जो वो इनकंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, वो जो बेलिजरेंस दिखा रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, उसको टोन डाउन करे अगर डेमोक्रेट्स इस मिड टर्म इलेक्शन में जीते। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। एक कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शंस होते हैं 2 साल के लिए। सो एवरी 2 इयर्स अपना लोकसभा होता है 5 साल के लिए, उनका जो लोकसभा है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसका टेन्योर बस 2 साल है। दूसरा, उनका सीनेट सीनेट का टेन्योर जो है, जिसमें 100 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स, उसका टेन्योर है 6 इयर्स। एंड इंडिया के राज्यसभा का भी टेन्योर है 6 इयर्स। तो एवरी 2 इयर्स में 1/3 ऑफ सेनेट रिटायर्स। सो देर आर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सेनेट के 3 क्लास के हिसाब से उनका इलेक्शंस होता है। तो इस साल क्लास 2 के इलेक्शंस है, क्लास 2 सेनेट के इलेक्शंस है। तो 1/3 ऑफ द सेनेट विल गो फॉर द इलेक्शन। तो मिड टर्म इलेक्शन के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू मिस्टर उदय भास्कर, यूएस की पॉलिसी, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की आगे की पॉलिसी डिसाइड होगी। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इनकंसिस्टेंसी के ट्रम्प की पॉलिसी में। उन्होंने सबसे पहले बताया कि कैसे जब ईरान की बात आती है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सेज दैट दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द ईरानियन पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू गाजा, वहां पे उनका जो रिस्पॉन्स है वो टोटली डिफरेंट रहा है। वहां पे वो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इनफैक्ट वो इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे रहे। सिमिलरली उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि कैसे अगर ये जो बेलिजरेंस है, जो इनकंसिस्टेंसी है, जो फ्लिप फ्लॉप्स है यूएस के करंट एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर उसको रेन इन नहीं किया गया और अगर ट्रम्प को झटका नहीं पड़ा, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक और चीज जो इन्होंने मेंशन करी है वो है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो 2010 में साइन हुई थी और 2011 में इन्फोर्स हुई थी, जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी तो 1990 से चली आ रही है, बट जो लेटेस्ट जो एनफोर्समेंट में है, वो जो स्टार्ट ट्रीटी है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट कम होता है, जिसकी वजह से रशिया और यूएसए एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एंड दे शेयर डेटा कि उनके पास न्यूक्लियर वॉरेड कितने हैं, वो माउंटेड है कि नहीं, वो रेडी है कि नहीं अटैक करने के लिए, वो सारा डेटा इनमें शेयर होता है। और उसके पीछे है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो 2010 में साइन करी गई थी एंड 2011 में इन्फोर्समेंट में आई थी। अब वो जो स्टार्ट ट्रीटी है वो अभी एक्सपायर होने वाली है, और अभी ट्रम्प और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली जैसे डिसीजन ले रहा है, तो नोबडी नोज कि ये जो स्टार्ट ट्रीटी है उसको रिन्यू किया जाएगा कि नहीं। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में,
when there is so much of uncertainty in geopolitics. तो ऑथर ने यही बोला है कि अगर यूएस मिड टर्म इलेक्शंस में डिसीजन ट्रम्प के फेवर में रहे तो जो ट्रम्प अभी तक किए जा रहे हैं या कर रहे हैं वो उसको और ज्यादा जोरों से करने की कोशिश करेंगे। और अगर उनको एक झटका लगा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में डेमोक्रेट्स के लोग इलेक्ट होके आए तो वो कहीं ना कहीं ये इनकंसिस्टेंसी, फ्लिप फ्लॉप या बेलिजरेंस को रोकने में हेल्प करेंगे। सो दिस इज द सारांश, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल which Mr. Uday Bhaskar had written in today's Indian Express. Now, if you go and read this article, it will be much more इफेक्टिवली अंडरस्टूड बाय यू इज व्हाट आई फील। ये जो आर्टिकल है वो GS3 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया। एक और चीज जो मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ वो है वीजा बॉन्ड। जो यूएस ने अभी डिसीजन लिया है कि 38 कंट्रीज है जिनके अगर कोई भी सिटीजन्स हो, इन कंट्रीज में से कोई भी सिटीजन हो, अगर उनको यूएस जाना है तो उनको बॉन्ड वीजा देना पड़ता है, पे वीजा बॉन्ड देना पड़ता है। तो बांग्लादेश का भी इसमें नाम आया है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान अमॉन्ग 38 टू फेस यूएस वीजा बॉन्ड अप टू $15,000। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इन कंट्री से कोई भी सिटीजन को यूएस घूमने जाना है फॉर बिजनेस और टूरिज्म पर्पस तो उनको अपफ्रंट वीजा बॉन्ड देना पड़ेगा। मतलब उनको 10,000 से लेके $15,000 अपफ्रंटली देना पड़ेगा और उसके बाद उनका वीजा या तो पहले उनका वीजा अप्रूव होगा यूएस एम्बेसी से और फिर उनको ये बॉन्ड के पैसे देने पड़ेंगे और ये उनको वापस तभी मिलेंगे जब वो बॉन्ड जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उसको फॉलो करेंगे और जो टाइम दिया है उस टाइम पीरियड में वापस आएंगे, तब ये बॉन्ड का पैसा जो वो दे रहे हैं अपफ्रंट वो उनको वापस मिलेगा। तो बेसिकली ये जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन करता है ये उन देशों के साथ करता है जिनके लोग वहां जाके अपना वीजा को ओवरस्टे करते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वीजा के उनको फुलफिल नहीं करते। तो इसीलिए ये वीजा बॉन्ड का प्रोविजन है। एंड नाउ बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान हैव बीन एडेड टू दिस। तो बेसिकली इनके लोगों को अगर घूमने के लिए जाना है यूएस को तो उनको अपफ्रंट 10 से 12 लाख रुपए यूएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने पड़ेंगे और वो उनको वापस तभी मिलेंगे जब वो सारे कंडीशंस फुलफिल करेंगे वीजा के। तो इसमें इंडिया का नाम नहीं है। सो यू शुड नो दिस बिकॉज हमारी जो नेबरहुड कंट्रीज है वहां पे अगर लोगों को यूएस जाना है एंड आप अपने को तो पता ही है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट वांट आउटसाइडर्स टू कम इन एंड इसीलिए अभी देखा जा रहा है कि ही इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू विजिट देयर। एक और आर्टिकल है जो मुझे लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन्ड पेज में, और वो आर्टिकल है रिगार्डिंग कैंसर ड्रग। एक कैंसर ड्रग है जो इंडिया में सेल किया जाता है बीएमएस के द्वारा। तो उसका नाम है निवोलुमाब एंड बीएमएस एक यूएस कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है निवोलुमाब ड्रग जो कैंसर के अगेंस्ट कैंसर क्योर के लिए यूज होता है और कंपनी का नाम है ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब। तो ये कंपनी इस ड्रग का पेटेंट होल्ड करती है एंड इसकी एक इंजेक्शन समवेयर बिटवीन 2 से 3 लाख की एक इंजेक्शन मिलती है। तो ये देखा गया कि जो इंडियन कंज्यूमर है, जो इंडियन पेशेंट है, वो इसको यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है और इंडिया में इसको पेटेंट मिला है। इस कंपनी को, बीएमएस जो कंपनी है यूएस की, उसको ये पेटेंट मिला है। तो any other company cannot produce a generic version or a biosimilar version of this particular drug। तो अभी ये जो एक्सप्लेन पेज में आया है वो बेसिकली ये है कि हाई कोर्ट ने जाइडस लाइफ साइंस जो एक इंडियन कंपनी है उनको परमिशन दिया है कि वो इसका बायोसिमिलर वर्जन डेवलप करे
और उसको कम प्राइस में इंडियन पेशेंट्स के लिए अवेलेबल करे। तो जैसे ही ये डिसीजन आया है, डिवीजन बेंच का डिसीजन आया है, डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। सो व्हेन वी से डिवीजन बेंच, इट मींस मोर देन वन जज इज लुकिंग आफ्टर द केस। इसके पहले जो सिंगल जज बेंच ने इस पे वर्डिक्ट दिया था, जजमेंट दिया था, उन्होंने बीएमएस के साइड में वर्डिक्ट दिया था। ये डिवीजन बेंच ने देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट एंड उन्होंने जाइडस लाइफ साइंस को गो अहेड दिया है इसका सिमिलर वर्जन विच कैन बी लेस कॉस्टली बनाने के लिए। बट एट द सेम टाइम ये डिवीजन बेंच ने ये भी बोला है कि बिकॉज पेटेंट इनका एक्सपायर हो रहा है मई में, इंडिया में 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है, तो इनको ये पेटेंट ग्रांट किया गया था 2005 में और अभी 2006 में, और अभी 2026 चल रहा है, तो मई 2026 तक इनको ये पेटेंट मिला है एंड इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है ये बेचने की या लाइसेंस करने की टू एनी ऑफ द प्रोड्यूसर। तो इन्होंने काफी पैसा कमाया है अभी तक। इट इज सेड कि एक क्वार्टर में 2 बिलियन के रेवेन्यूज आ रहे हैं। 2 बिलियन इज रफली अराउंड 18,000 करोड़ रुपीस एंड क्वार्टर मतलब 3 महीने में 18,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ये, इस अगर इस साल की बात करें। बट एट द सेम टाइम आपने को ये भी समझना है कि कोई भी ड्रग जब भी डिस्कवर होता है तो उसकी कॉस्ट बहुत लगती है। एक ड्रग बनाने के लिए 20-20 30-30 साल का समय लगता है। तो whoever इज स्पेंडिंग मनी और ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं उनको एनकरेज करना जरूरी है ताकि नए नए ड्रग्स, नए नए इन्वेंशन होते रहे। सो बट एट द सेम टाइम बिकॉज ये कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है कि जाइडस लाइफ साइंस इस ड्रग को बना सकती है। पर इनको यह भी बोला गया है कि अगर कल को कुछ डिसीजन रिवर्स हो और इनको अगर रॉयल्टी देनी पड़े बीएमएस को बिकॉज दे आर सेलिंग अ बायोसिमिलर ड्रग, तो इसके लिए इनको पूरा रिपोर्ट रखना है कि कितनी क्वांटिटी ये लोग जाइडस लाइफ साइंस कितनी क्वांटिटी की अपने ड्रग की बेच रहे हैं, क्या प्राइस पे बेच रहे हैं। उस हिसाब से अगर कल को डिसीजन रिवर्स कर दिया हायर अथॉरिटी ने या इनको पेटेंट किसी कारणवश एक्सटेंड कर दिया तो रॉयल्टी देनी पड़ सकती है जाइडस लाइफ साइंस को। तो इनको ये इन्होंने जज ने डिवीजन बेंच ने ये भी बोला है कि यू हैव टू कीप ऑल द डेटा रेडी सो दैट टुमारो if the facts of the case change and something new comes up, then you'll have to pay up, and for that you also have to keep everything. So you'll have to keep the data ready, but at the same time you can produce it now and make it available to Indian people, to for Indian people at cheaper price. तो ये आर्टिकल मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक नोवाटिस का केस हुआ था एंड यूपीएससी ने उस पे 2015 या 16 के आसपास क्वेश्चन भी पूछा था। सो आई थॉट GS3 के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज फ्रॉम द एक्सप्लेन्ड पेज। आई होप कि जो 3 आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस करे वो आपको समझ आए होंगे। इन केस आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऑफलाइन या ऑनलाइन मेंटरशिप अवेलेबल है। मैंने खुद सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू 2 बार दिया है। सो आई नो द प्रोसेस, आई नो आई हैव बीन इनटू दिस प्रोसेस फॉर द लास्ट 12 years नाउ। सो इन केस आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल गिव माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।